हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको एसएससी फेज़ 9 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए थे, जो कि अभी हाल ही में नई वैकेंसी एसएससी ने जारी की है। और इस वैकेंसी को दोस्तों इंटर लेवल जो जिनके पास टेंथ है, टेंथ का क्वालिफ़िकेशन है, ट्वेल्थ का क्वालिफ़िकेशन है और ग्रेजुएशन है, वो तीनों लोग मतलब तीनों जो है कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास तीनों क्वालिफ़िकेशन है तो आप तीनों पर अलग अलग जो कि 3 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेंथ पर अलग, ट्वेल्थ पर अलग और ग्रेजुएशन पर अलग। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा प्रक्रिया है। और उसमें एसएससी फेज़ 9 का जो है, इसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके बाद से आपका जो भी स्किल टेस्ट रहेगा आपके पोस्ट के अनुसार, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट कराया जाएगा और स्किल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम जैसे ये सब इन्फॉर्मेशन जो अपने पहले वीडियो में दे चुके हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं बताए थे आपको कि जोन वाइज कितनी वैकेंसी, जैसे कि टोटल तो 3000 और 200 कुछ वैकेंसीज़ है टोटल, लेकिन जोन वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं, जैसे अलग अलग जोन में कैसे कितनी कितनी वैकेंसी है और अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्ट खाली है, ये सब के बारे में जानकारी आपको नहीं दिए थे। तो इन सब के बारे में ही हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस एसएससी फेज़ 9 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों देखिए, एसएससी सिलेक्शन फेज़ 9 जो है उसमें जो कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिनमें से है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, जनरल क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपको, और इन चारों सब्जेक्ट में से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा और टोटल जो होगा, टोटल मार्क्स जो होगा वो 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस से दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 50 मार्क्स होगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 50 जो है मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब दोस्तों जो चौथा आपका सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश जो है कि एसएससी जो है, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बेसिक जो कि नॉलेज इंग्लिश से ज़रूर पूछता है, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन आपको रहेंगे और उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और टोटल जो समय होगा दोस्तों, आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल कितना नंबर दिया जाएगा, तो 200, आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको टोटल 200 नंबर दिए जाएंगे, कितने, 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। और ये जो 80 मिनट है दोस्तों, ये 80 मिनट कह रहा है, जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन में पारा 8.1 और 8.2 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका दिया रहेगा कि यह किस कैंडिडेट के लिए 80 मिनट समय है। तो जैसे जो फिजिकल हैंडीकेप्ट होते हैं, उन लोगों के लिए जैसे कि कुछ जो कि टाइम में छूट होती है और उनको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए होता है 80 मिनट। अब यदि दोस्तों हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 रहने वाला है, यानी ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 2 नंबर का है। तो यदि इसका 1/4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 हो जाएगा, यानी आपका निगेटिव मार्किंग जो है 0.5 का है। प्रत्येक क्वेश्चन गलत क्वेश्चन अगर आप देते हैं तो उस पर आपका 0.5 नंबर कट लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गलत तरीके से अपना फ़ोटो जो है कि इसमें अपलोड कर देते हैं और उनका जो फॉर्म जो क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। तो वो कैसे आपको अपलोड करना है फ़ोटो, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब ये देखिए क्या है कि मैट्रिकुलेशन लेवल से जो स्टूडेंट आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा।
ये सब है आपका सिलेबस। किन किन क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस में जैसे नॉन वर्बल यानी रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में जैसे कि ये फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज etc। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। डिफरेंस, सिमिलर एंड डिफरेंस, ठीक है, यानी समानता एंड असमानता से क्वेश्चन रहेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग से आपका क्वेश्चन रहेगा। विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपका सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस का यानी रीजनिंग का। ठीक, तो ये सब आपको पढ़ना है SSC सिलेक्शन फेज़ 9 के लिए। और दोस्तों यदि आप मेट्रिकुलेशन लेवल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। अब देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा। जनरल अवेयरनेस में आपका रहेगा, आपका देखिए सब रहेगा। जनरल पॉलिटी इंक्लूड रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, स्पोर्ट, यानी ये सब इन सब बेसिक जो कि टॉपिक जो है इन सब से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और यही आपका सिलेबस में दिया है, तो आप इन सब को कवर करें। और कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन रहेगा। साइंटिफिक रिसर्च जो भी वैज्ञानिक खोज है उन सब चीज़ों से आपका क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो बेसिक जो टॉपिक है इन सब चीज़ को आप कवर कर लेते हैं तो आप जनरल अवेयरनेस के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब देखते हैं आगे आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, यानी जो आपका मैथ जो पोर्शन रहेगा उसमें क्या क्या किस लेसन से किस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये नंबर सीरीज आता है उसमें। फिर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। और उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी भिन्न से पूछेगा। तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर यानी नंबरों के बीच में जो संबंध होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछेगा। फंडामेंटल यानी अमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, ये हुआ परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्काउंट से पूछा जाएगा यानी बट्टा से पूछा जाएगा। ग्राफ रहेगा, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। तो ये है आपका जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो आपका सब्जेक्ट जो लेसन रहने वाले हैं ये सब हैं। इन सब चीज़ को आप नोट करके और इस सब चीज़ की तैयारी कीजिए। आप SSC सिलेक्शन फेज़ 9 बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी जोन में आते हैं उस जोन में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं, यानी पोस्ट खाली है भी या नहीं। जैसे कि यदि आप CR रीजन से हैं और SC ST या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि यदि आप मेट्रिकुलेशन पर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेट्रिकुलेशन पर कोई आपके लिए पद खाली है कि नहीं। यदि यह जाने बिना आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसमें आपका ही मतलब घाटा है। तो चलिए उसको हम आगे जानेंगे, देखेंगे आपकी जो जोन है उस जोन में आपकी वैकेंसी है या नहीं। ये सब देखिए ये जो 12th लेवल पर जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सब के लिए ये है सिलेबस, चैप्टर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके और इसको नोट कर सकते हैं या फिर इस PDF को डाउनलोड करके आप अपना नोट करके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से हम जानेंगे कि वो इसमें जो फॉर्म अप्लाई आप करेंगे जब तो जो फ़ोटो उस पर आपको अपलोड करना है वो किस प्रकार से अपलोड करना है, कौन सा सही तरीका है, कैसे आपको अपलोड करना है। ठीक, देखिए आपको कैसे फ़ोटो अपलोड नहीं करना है और कैसे करना है ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। ठीक, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए ये जो मार्क्स ये जो सिंबल दिया है यह बताया जा रहा है कि जैसे ये फ़ोटो है और इस पर ये मार्क है, यानी इस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना। ये गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। यदि आपका कोई फ़ोटो है और उसे अपलोड कर रहे हैं, यदि देखिए यदि आपका फ़ोटो है और आप मोबाइल से खींच करके या स्कैन करके और इस प्रकार से करके आप अपलोड करते हैं तो ये आपका बहुत गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। ठीक, इस प्रकार से आपको अपलोड नहीं करना है। उसके बाद से देखिए यदि आपका मान लीजिए फ़ोटो जो है ब्लर आ जाता है तो वो भी गलत तरीका है, ये भी। इस प्रकार से आप फ़ोटो को अपलोड नहीं कर सकते वरना आपका फॉर्म क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, यदि आपका फ़ोटो अपलोड करते समय आप ध्यान नहीं देते हैं और आपका फ़ोटो ऐसे घूम जाता है, उल्टा हो जाता है या फिर ऐसे मतलब क्या होता है कि वो साफ़ नहीं आता है
तो ये भी गलत तरीका है आपका। यदि आप किसी और कोई और वॉलपेपर जैसे ऐसा गूगल का फ़ोटो अपलोड करते हैं गूगल से, तो ये भी आपको गलत तरीका है, इसको भी अपलोड नहीं करना है। यदि ऐसा फ़ोटो अपलोड करते हैं तो ये भी नहीं मान्य किया जाएगा, तब भी आपका क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि ऐसा अपलोड करते हैं तो तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो कि अपना फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। देखिए, और एक ये, तो इस प्रकार से इस टाइप की फ़ोटो जो है कि आपको फॉर्म भरते समय अपलोड नहीं करना है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है। और किस तरीके से सही रहेगा आपको, तो देखिए पहले नंबर पर दिया है, यदि इस तरीके से आप जो फ़ोटो को अपलोड करते हैं तो वह अलाउ होगा, यानी वह मान्य होगा, तब आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए दोस्तों, अब हम आप बात करेंगे कि आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन जो लाइन रहेगा उसमें, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज खुल कर आएगा। और जैसे जैसे इसमें दिया है आपको भर लेना है। जैसे यदि देखिए ये डू यू हैव आधार, इसके आगे जो स्टार दिखाई दे रहा है, स्टार अगर जिसके सामने होगा उसको भरना मतलब कंपलसरी है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप उसको नहीं भरते हैं तो यह प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से पेज आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर ये सब भर करके और सबमिट करेंगे तो आपका क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस प्रकार से कुछ आपका आ जाएगा। और उसके बाद से जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद से आपका ये फॉर्म को ऑनलाइन करने का ये पेज खुलेगा, जिसमें जो आप रजिस्ट्रेशन में नाम डाले रहेंगे वो चीज़ आपको इसमें शो करेगा। फादर नेम और आपका नेम, जो जितना भी जैसे डिटेल्स आप रजिस्ट्रेशन करते समय डाले रहेंगे वो सब इसमें शो करेगा। आपको भरना होगा इसमें सिर्फ ये वाला 15 नंबर का, और ये 16 नंबर और 19 नंबर, यानी कोई एग्ज़ाम सेंटर नेम 3 रहेगा आपका, 3 ये सब भरना है एग्ज़ाम सेंटर। और उसके बाद से ये आपको ध्यान रखना है 20.1 नंबर। ठीक है, इसको भरना है आपको। यदि आप कोई एक सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, और एक सर्विसमैन नहीं है तो आपको नो करना है। यानी यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है तो आपको नो करना है, यस करना है, और यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, याद रखेंगे 20.1 वाला जो है उसको नो करना है। उसके बाद से अगर नीचे आते हैं दोस्तों, तो बाद से आपको 23 नंबर वाला ज़रूर भरना है। इसमें पूछा जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम के बाद जो स्किल टेस्ट होगा वो हिंदी में आप मतलब करना चाहेंगे या इंग्लिश में। तो आप यहाँ पे 2 लैंग्वेज आएगा, आपको जिसमें भी अच्छा लगे, सुविधा लगे, उसको आप चूज़ करना है। और उसके बाद से जो 24.1 जो है यह जो है आयु में छूट के लिए है। यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है। ठीक, और यदि नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नो कर देना है। और यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, यानी अलग अलग जितने भी जैसे पोस्ट जो हैं उन सब के लिए जो भी क्वालिफिकेशन आप उसमें मांगा रहेगा उसको आपको भरना है उसमें। उसमें आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ का इसमें आपको डिटेल्स देना है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं तो देखिए जैसे कि, और ये वाला जो पोर्शन है ये तो जब आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो वो सब जब डालेंगे तो वही सब इसमें दिखाएगा, शो करेगा। उसके बाद से आपको इसमें करना है एक आखिरी स्टेप ये चीज़ है, आपको फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। उसके बाद सिग्नेचर, जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं कि आपको फ़ोटो कैसा अपलोड करना है, तो उसके अनुसार आपको फ़ोटो बना लेना है और उसके बाद से वो अपलोड करना है। और यदि उसमें देखिए दोस्तों और आपके फ़ोटो पे डेट मेंशन अगर मांग रहा है तो इसमें आपको डेट मेंशन करना है। देखिए इसमें लिख रहा है 23/6/2021। यदि आप 23/6/2021 को फ़ोटो आपने क्लिक किया है तो यस कर दीजिए, और नहीं किए हैं तो आपको नो करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप कैप्चा कोड डाल करके और एग्री करेंगे, उसको सबमिट करेंगे प्रीव्यू करके, और उसके बाद जब प्रीव्यू करेंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आपको आते हैं कि आपका जो जोन वाइज जो आपकी वैकेंसीज़ है वो कितनी है, अलग अलग जोन में, अलग अलग कैटेगरी में। देखिए यदि सबसे पहले CR रीजन की बात की जाए दोस्तों, तो CR रीजन में आप देखिए किसी भी जोन से हो, आप हाई स्कूल हो, इंटर हो या ग्रेजुएशन हो, आप सभी लोग आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भी जोन से हो, यदि हाई स्कूल से हो, यदि आप CR जोन से आते हो
तो आपको इस चीज़ को जान लेना है सबसे पहले, भरने से फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, क्योंकि देखिए मेट्रिकुलेशन पर तो इतना ज़्यादा इसमें पोस्ट है नहीं, और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपके लिए वैकेंसी है या नहीं। ठीक है, टोटल पोस्ट आपको पता ही हो गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सीआर रीजन में जो है अलग अलग पोस्ट हैं, यानी अलग अलग पद हैं। पहला जो है जूनियर सीड एनालिस्ट का है, और जो कि ग्रेजुएशन पर है। देखिए इसमें अगर पोस्ट पद की बात की जाए अलग अलग कैटेगरी में, तो एससी के लिए कोई नहीं है, एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए एक सीट खाली है, और यूआर के लिए एक सीट खाली है। ठीक है दोस्तों, और यदि देखिए ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक सीट बस खाली है। यानी टोटल जो है जूनियर सीड एनालिस्ट जो कि ग्रेजुएशन पर है, उसमें से टोटल 3 पद खाली हैं, और 3 पद जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, यूआर के लिए है, और ओबीसी के लिए। एससी और एसटी वाले इस चीज़ को नहीं भर सकते, यानी वो लोग ना भरे तो सही रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए कोई पद ही नहीं है, यानी पोस्ट खाली नहीं है, तो क्या भरेंगे, भरने से कोई मतलब नहीं है। फिर अगर दूसरा नंबर बात किया जाए दोस्तों, सेंट्रल रीजन में दूसरे नंबर पर जो है गर्ल कैड इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी ग्रेजुएशन पर है देखिए, और इसमें एससी के लिए 7 पद खाली है, ओबीसी के लिए 13, और एसटी के लिए एक भी नहीं, और यूआर के लिए 4 पद खाली है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 10 पद। ठीक है, यानी टोटल 34 जो कि पोस्ट खाली है। यानी इसमें एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा है ये भी ग्रेजुएशन पर है। इसमें एससी के लिए एक पोस्ट है, एसटी के लिए कोई भी नहीं, एसटी के लिए भी एक भी नहीं, और यूआर के लिए एक पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, यानी टोटल पोस्ट 3 है। यानी इतनी कम पोस्ट है सीआर रीजन में। अब देखते हैं अलग अलग रीजन में कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि सीआर रीजन में कितने हैं, और इसमें अगर मेट्रिकुलेशन की बात की जाए दोस्तों, यानी 10th पर सिर्फ एक है, 10th पर सिर्फ एक पद है, वो है स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए है, जो कि हाई स्कूल पर है। और इसमें ना एससी के लिए भी कोई पद नहीं है, ना एसटी के लिए है, ना ओबीसी के लिए। यूआर के लिए एक पद खाली है सिर्फ। यदि आप हाई स्कूल पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और सेंट्रल सीआर रीजन से आते हैं तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, हाई स्कूल पर सिर्फ एक पद खाली है, वो भी यूआर के लिए, ना एससी के लिए, ना एसटी के लिए, और ना ही ओबीसी के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है फॉर्म भरने से पहले, अन्यथा कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन से हैं तो वो भी आप देख लीजिए कि कैसे कैसे पद खाली है, आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए 2 पोस्ट है, और जो कि एक है इंटर लेवल पे है, और ये भी इंटर लेवल पे है। यानी यदि सीआर रीजन में देखा जाए तो 12th पर सिर्फ 2 पद हैं, और जिनमें से ना तो एक में एससी के लिए भी कोई सीट नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ यूआर में एक पद खाली है। और इसके बाद से जो दूसरा जो पद है जूनियर कंप्यूटर का, उसमें ओबीसी के लिए एक पद खाली है सिर्फ। यानी इतने कम पोस्ट हैं तो आपको भरने से कोई मतलब है ही नहीं। वैसे भी इसमें जूनियर कंप्यूटर के लिए आप 12th, यदि आपके पास 12th है और अब ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एससी और एसटी के लिए कोई पद नहीं है 12th पर। ठीक है, तो आपको भरने से कोई मतलब है ही नहीं। और उसके बाद से देखिए दोस्तों, बस यहीं तक सीआर रीजन का जो है कि दिया है, और ये सब है ग्रेजुएशन पर। ग्रेजुएशन पर भी जो है कि इसमें बहुत कम पद है। देखिए ये सब यूआर के लिए एक पद है। और अदर रीजन की बात की जाए तो ईआर रीजन में देखा जाए, ठीक है, ईस्टर्न रेलवे में, तो देखिए इसमें ग्रेजुएशन पर ये मेट्रिकुलेशन पर दिया है, मेट्रिकुलेशन मल्टीटास्किंग का जो दिया है। एससी के लिए 63 पद खाली है, एसटी के लिए 20 पद है, ओबीसी के लिए 96 है, यूआर के लिए 182 है। ठीक है, और इसमें अलग अलग देखिए अलग अलग कैटेगरी में सब में वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस में 37 है, और टोटल पोस्ट जो है 398 है। ठीक है, यानी ईआर रीजन के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो मेट्रिकुलेशन को आप भर सकते हैं। कोई भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेट्रिकुलेशन पर है। तो ग्रेजुएशन पर है तो आपको इसको देख लेना है सबसे पहले, और इसके देखने के बाद अच्छी तरीके समझने के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। अन्यथा अगर आपके पास 10th है, मेट्रिकुलेशन है, तो आप मेट्रिकुलेशन पर ही फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और अदर रीजन में देखिए यह सब ईयर रीजन का है, कितने कैसे कैसे पोस्ट हैं।
ये जो है एससी का है, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, ये यूआर का है, और ये जो है ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से इस चीज़ को एनालिसिस कर लेना है, फिर उसके बाद से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए 10+2 पर है, ईआर रीजन में 10+2 पर है। इसमें भी देखिए एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए कोई नहीं है, ओबीसी के लिए 3 पद खाली है, यूआर के लिए 4 है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, टोटल 8 पद है 10th पर ईआर रीजन में। यदि आप ईआर रीजन से हैं तो आप इस 12th पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन पर ज़्यादा पोस्ट है, ज़्यादा पद मतलब। उसके बाद से देखते हैं, देखिए 10+2 पे एक और है, और इसमें एससी के लिए भी पद खाली है, एसटी के लिए पद खाली है, ओबीसी के लिए भी है, और यूआर के लिए भी है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी पद खाली है। यानी टोटल पद जो है 19 पद है, और उसमें पद है 5, 2, 6, 3। ठीक है, तो आप 10th, अगर यदि आपके पास 12th है आप तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ईआर रीजन के अंतर्गत आते हैं तो। और देखिए ईआर रीजन में मेट्रिकुलेशन पर है 2 और। इससे पहले हम एक और देखे थे जिसमें बहुत अच्छी पोस्ट थी, और बहुत अच्छी संख्या में पद भी खाली थे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है एससी, एसटी, ओबीसी किसी के लिए पद खाली नहीं है। इस वाले में जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मेट्रिकुलेशन पर ओबीसी के लिए 2 पद है, यूआर के लिए 1 है। ठीक है, टोटल पोस्ट 3 है। और ये जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये भी है, और इसमें यूआर के लिए 3 पद है, टोटल 3 पद है इसमें भी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है कि पदों की संख्या है। अब ऐसा ही अलग अलग अदर रीजन में आते हैं तो देखिए ये जो है ये भी ईआर रीजन के अंतर्गत आ रहा है। तो मल्टीटास्किंग ये का पद है, और इसमें 10th पर एससी के लिए 11 है, और एसटी के लिए 5 पद खाली है, ओबीसी के लिए 21 है, यूआर के लिए 34 है। ठीक है, और ऐसे ही अलग अलग सब कैटेगरी में थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज हैं, पद खाली हैं। तो आप इस अगर ईआर रीजन के अंतर्गत आते हैं और आपके पास हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अलग अलग रीजन की जो इसमें वैकेंसीज जो भी है, अलग अलग कैटेगरी में पद खाली हैं, उन सब के बारे में वो दिया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से आपको ये देख लेना है, फिर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत लड़के होते हैं बिना नोटिफिकेशन देखे हुए फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए बहुत कम पोस्ट पद खाली हैं, एससी एसटी ओबीसी। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए, फिर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। देखिए और जो है कि ग्रेजुएशन पर इसमें ज़्यादा है, 10th और 12th पर बहुत कम है। देखिए सब में जो है कि देखिए इसमें ये MPR रीजन के अंतर्गत दिया है, जिसमें 12th पर है यूआर के लिए 2 पद खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद, और टोटल जो है 3 पद है। ये है चार्जमैन, मैकेनिकल चार्जमैन का पद है, और इसके लिए ये क्वालिफिकेशन जो है 12th मांगा है, और 12th पर यूआर के लिए 2 पद खाली है। ना तो एससी के लिए कोई है, और ना ही एसटी के लिए, ना ओबीसी के लिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई पद खाली नहीं है। ठीक है, फिर देखिए सब ऐसे ही जैसे आते हैं तो ये आता है हमारा MPR, सब MPR रीजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए MPR रीजन में एक और है, देखिए MPR रीजन केमिकल असिस्टेंट पद है, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन मांगा है, और इसमें कुछ अच्छा मतलब पद जो है कि देखने को मिल रहा है। एससी के लिए 14 है, एसटी के लिए 14 है, 18 जो है ओबीसी के लिए पद खाली हैं, और यूआर के लिए 46 पद खाली हैं। और ऐसे ही टोटल जो देखा जाए तो 92 पद जो है खाली है इसमें, और अच्छी है। और ये जो कि ग्रेजुएशन पर है, केमिकल असिस्टेंट का ये पद है, जो कि काफ़ी अच्छा पद है। ठीक है, और इसके बाद से इसमें क्वालिफिकेशन जो है 12th पर भी है, अलग अलग पद हैं। आर्टिस्ट का है, जिसमें यूआर के लिए 1 पद खाली है, बहुत ही कम पद खाली है। आप इस चीज़ को अच्छे से देखें, फिर जाकर फॉर्म को अप्लाई करें। अब देखते हैं NER रीजन के अंतर्गत। देखिए NER रीजन में भी है, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर के लिए पद खाली है, जो कि ग्रेजुएशन पर है। और इसमें जो है दोस्तों एससी के लिए 2 पद खाली है, एसटी के लिए 10 पद खाली है, और ओबीसी के लिए 23, और यूआर के लिए 4, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद खाली है। टोटल जो है कि 44 पद खाली है। इसमें जो है देखने को मिल रहा है, यही एक अच्छा मतलब है, बहुत सब मतलब हर एक कैटेगरी में इसमें वैकेंसीज है, खाली हैं, पद है। और ऐसे ही देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग रीजन में कितनी कितनी वैकेंसी है, कितनी कितनी कैटेगरी में
आप इस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद बताने लगेंगे तो बहुत लंबा दोस्तों ये वीडियो हो जाएगा। और आप इस चीज़ को देखें और इस वीडियो को डाउनलोड करके आप इसको बढ़िया से, आप जिस भी रीजन के अंतर्गत आते हैं, रीजन में आते हैं, उस रीजन में पोस्ट कैटेगरी वाइज देख लीजिए। उसके बाद से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। देखिए एनआर में एक और है, ये है, और इसमें बात की जाए ये मेट्रिकुलेशन पे है और ये हायर सेकेंडरी यानी 12th पर है और ये मेट्रिकुलेशन यहाँ पर। अगर आप एनआर रीजन में आते हैं तो मेट्रिकुलेशन पर देखिए बहुत अच्छी पोस्ट है, पद खाली हैं। 44 एससी में है, 20 एसटी में है, 6 ओबीसी और यूआर के लिए 41 पद है, ठीक है। और ऐसे ही देखिए अलग अलग कैटेगरी में बहुत अच्छी पोस्ट खाली, इसमें टोटल 142 है, बहुत, ठीक है। उसके बाद से जो 12th पर बात की जाए तो 12th पर देखिए एससी के लिए 35, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 32 और यूआर के लिए 56 पद खाली है, ठीक है। और ये जो आपका पद है स्टोर कीपर का पद है 12th पर है, तो आप इस पर अगर एनआर रीजन के अंतर्गत आते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसे ही सब है। तो यदि आप देखिए अलग अलग जोन में वैकेंसीज जो है दी गई हैं, आप इतना कर सकते हैं कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए। और देखने के बाद आप अगर एलिजिबल हैं भरने के लिए, आपकी कैटेगरी में पद जो है खाली है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अन्यथा बिना जाने हुए अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये आपकी मूर्खता होगी, ठीक है। तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।